हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको परियों के जादुई स्वर्ग की सीढ़ियों की कहानी सुनाने वाली हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कई हजार वर्षों पुरानी बात है, परीलोक के बादलों के ऊपर परीलोक की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसी हुई थी। परियों के इस राज्य में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। परियों के पास दुनिया का सबसे महंगा खजाना था। परियों के इस राज्य में कई सुंदर सुंदर पंखों वाली परियां रहती थी। परियों की रानी सुमित्रा ने पूरे परीलोक को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, क्योंकि पृथ्वी के कई चोर और डाकू परीलोक के इस राज्य का पता लगाना चाहते थे और इसका सारा सोना चांदी लूट कर ले जाना चाहते थे। इन्हीं वजह से परियों और चोरों के बीच कई बार लड़ाइयाँ होती रहती थी। अपने खजाने को बचाने के लिए रानी सुमित्रा ने अपना यह राज्य बादलों के ऊपर बसाया था। इसके साथ साथ परियों ने पृथ्वीलोक पर जाने के लिए जादुई सीढ़ियां भी बनाई हुई थी, परंतु परियों की सीढ़ियों का इस्तेमाल महीने में केवल 2 बार कर सकते थे। परियां अक्सर पृथ्वीलोक घूमने जाया करती थी और वहां बहुत एंजॉय करती थी। परियों को पृथ्वीलोक बहुत अच्छा लगता था। उसी परीलोक में एक सिंड्रेला नाम की परी भी रहा करती थी। सिंड्रेला परी की नीली आँखें, दूध से सफेद चेहरा और सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाते थे। पूरे परीलोक में सिंड्रेला परी के खूबसूरत होने की चर्चा थी। सिंड्रेला परी को भी पृथ्वीलोक पर बहुत अच्छा लगता था और वो पृथ्वीलोक के सभी लोगों से बहुत प्यार करती थी। एक बार सिंड्रेला परी पृथ्वीलोक की सीढ़ियों के पास उदास होकर खड़ी थी। सिंड्रेला को उदास हुआ देख बाकी परियां उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या बात है सिंड्रेला परी, तुम इस स्वर्ग के गेट के पास उदास क्यों खड़ी हो? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, आज 20 तारीख है और अब हम इस पृथ्वीलोक तक जाने वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रानी परी के हुक्म के अनुसार हम केवल महीने में 2 बार इन सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पृथ्वीलोक जाने का बहुत मन है। मुझे वहाँ की नदी, झरने, पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। मुनमुन परी, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम बार बार पृथ्वीलोक पर जा सके? मुझे तो पृथ्वी पर रहना बहुत पसंद है, तो मैं वहीं पर रहकर अपना घर बसाना चाहती हूँ। सिंड्रेला परी की बात सुनकर राखी परी कहती है, सिंड्रेला परी, हमें सब पता है तुम यूँ बार बार पृथ्वीलोक पर जाने की जिद क्यों करती हो। हमने कई बार तुम्हें पृथ्वीलोक पर उस विकास नाम के लड़के से बात करते हुए देखा है। शायद तुम उस लड़के से प्यार करने लगी हो और इसीलिए तुम उससे बार बार मिलने के लिए पृथ्वीलोक जाना चाहती हो। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर तुम इस तरह रोजाना पृथ्वीलोक जाओगी तो हमारा परीलोक खतरे में पड़ सकता है और हमारी इन जादुई सीढ़ियों का रास्ता किसी चोर और डाकू को पता लग सकता है। इसलिए हम सभी परियों ने मिलकर यह फैसला किया है कि तुम अब कभी पृथ्वीलोक पर नहीं जाओगी। तुम हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। तुम जिस लड़के से पृथ्वीलोक पर मिलती हो, अगर उस लड़के ने किसी को भी हमारे इस परीलोक के राज्य के बारे में बता दिया तो सभी परियां खतरे में आ सकती हैं। हाँ सिंड्रेला परी, राखी परी सही कह रही है। हम यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से पूरा परीलोक खतरे में आ जाए। इसलिए आज से तुम कभी भी पृथ्वी पर नहीं जाओगी और ना ही उस लड़के से मिलोगी। अरे परियों, यह तुम क्या कह रही हो? विकास तो एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का है। वह तो हमारी हमेशा मदद करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वह कभी किसी को हमारे परीलोक के बारे में नहीं बताएगा। मैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और जल्दी हम शादी भी करने वाले हैं। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे पृथ्वीलोक पर जाने दीजिए। सिंड्रेला परी सभी परियों के आगे हाथ जोड़ती है, परंतु कोई भी परी उसकी बात नहीं सुनती और सभी परी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और आज सभी परियों का पृथ्वीलोक पर जाने का मन करता है। उस दिन सिंड्रेला परी को छोड़कर सभी परियां जादुई सीढ़ियों की मदद से पृथ्वीलोक पर जाती है। तभी वे सभी पृथ्वीलोक पर बहुत एंजॉय करती है और एक दूसरे के साथ खेलती है। पृथ्वीलोक पर घूमते घूमते उनकी नजर एक सुंदर गार्डन में जाती है। वह सुंदर गार्डन देखकर परियां और खुश हो जाती हैं और अंदर चली जाती है। गार्डन में अंदर उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई देता है। परियां तालाब के ठंडे पानी को देखकर तुरंत नहाने का फैसला करती है। दोस्तों, ये देखो, यह तालाब कितना सुंदर और साफ है। चलो हम सभी इस तालाब के ठंडे पानी से नहाते हैं। आज नहाने में बहुत ही मजा आएगा। इतना कहकर सभी परियां अपने पंख और जादुई छड़ी वहाँ रख देती हैं और नहाने के लिए तालाब में चली जाती हैं। सभी परियां तालाब के ठंडे पानी में बहुत एंजॉय कर रही होती हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी डालती है। तभी वहाँ घूमते घूमते एक राक्षस आ जाता है। राक्षस इतनी सारी परियों को अपने सामने देखकर बहुत खुश होता है। तभी राक्षस की नजर साइड में पड़ी परियों की जादुई छड़ी पर जाती है।
राक्षस तुरंत परियों से बचकर वह तीनों छड़ी के पास जाता है। अरे वाह, आज तो बिना मेहनत करे ही मेरा भोजन मेरे सामने आ गया और इन तीनों परियों की जादुई छड़ी भी मुझे मिल गई है। आज मैं राक्षसों के राजा को परियों का भोजन कराऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सभी परियां नहाकर अपने पंख और जादुई छड़ी लेने आते हैं। तभी वो अपने सामने राक्षस को देखकर हैरान रह जाती हैं। आओ आओ परीलोक की परियों, बाला राक्षस की शरण में तुम्हारा स्वागत है। तुम सभी परियों की जादुई छड़ियां अब मेरे कब्जे में है, इसलिए अब तुम सभी परियां मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती। तुम सभी की भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप सरेंडर कर मेरे साथ राक्षस लोक चलो। हमारे राजा तुम तीनों परियों को एक साथ देखकर बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत सारा इनाम देंगे। बाला राक्षस जी, कृपया हमें माफ कर दो। हम सभी परियां तुम्हारे साथ राक्षस लोक नहीं जाना चाहती। अगर हमारी रानी परी को यह पता चला कि तुम अपने साथ राक्षस लोक हमें ले जा रहे हो तो वह तुम सभी राक्षसों को नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें बाला राक्षस की जादू शक्तियों का पता नहीं है। तुम सीधी तरीके से मेरे साथ चल रही हो या मैं अभी तुम्हें अपनी जादू शक्तियों का नमूना दिखाऊं? सभी परियां डरकर उससे माफी मांगने लगती है और उसके आगे हाथ जोड़ती है, परंतु राक्षस को किसी पर दया नहीं आती और वह उन परियों को अपनी जादुई शक्तियों से हमला करने लगता है। सभी परियां राक्षस की चोट से घायल हो जाती है। तभी दूसरी तरफ से विकास सिंड्रेला परी से मिलने वहां आ जाता है। विकास देखता है कि राक्षस ने सभी परियों को अपनी कैद में रखा है। यह देखकर विकास गुस्से में आ जाता है। वो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके पास में पड़ी रस्सी उठा लेता है। तभी विकास पीछे से राक्षस के ऊपर एक पत्थर से हमला करता है। राक्षस पत्थर की चोट से जमीन पर गिर जाता है और तभी मौका लगते ही विकास राक्षस को बंदी बना लेता है। इस तरह विकास सही समय पर आकर सभी परियों की जान बचा लेता है। उसके बाद अपनी अपनी जादुई छड़ी ले लेती हैं परियां। तीनों परियां अपनी जादुई शक्तियों से उस राक्षस को वहीं पर जलाकर भस्म कर देती है। इसके बाद सभी परियां हाथ जोड़कर विकास को धन्यवाद देती हैं। विकास जी, हमें माफ कर दीजिएगा। हमने आपके बारे में न जाने क्या क्या सोच रखा था, परंतु आप बहुत ही साहसी और निडर हो। आज आपने सही समय पर आकर परीलोक की परियों की रक्षा की और एक अच्छा इंसान होने का फर्ज निभाया। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इतना कहकर वह सभी परियां जादू से वापस परीलोक चली जाती हैं। परीलोक जाकर सभी परियां सिंड्रेला परी से भी माफी मांगते हैं। सिंड्रेला परी, हमें माफ कर दो। आज तुम्हारे दोस्त विकास की वजह से हम सभी परियां और ये हमारा परीलोक सुरक्षित बस पाया है। आज हमें एहसास हो गया है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। उस दिन अनजाने में हमने न जाने विकास को क्या क्या कह दिया, परंतु असल में विकास तो एक बहुत ही अच्छा और सज्जन व्यक्ति है। विकास और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और आज के बाद हम सभी परियां भी तुम्हारे साथ हैं। आज के बाद हम तुम्हें कभी भी विकास से मिलने से नहीं रोकेंगे। सभी परियों के मुंह से यह बातें सुनकर सिंड्रेला परी बहुत खुश होती है और फिर सभी परियां एक साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। किशनपुर गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में गरीब परिवार रहता था, जिसमें पायल अपनी सौतेली माँ कौशल्या और पिता राजेश के साथ रह रही थी। कौशल्या राजेश की दूसरी पत्नी थी, क्योंकि कुछ वर्षों पहले एक कार एक्सीडेंट में राजेश की पहली पत्नी उर्मिला की मृत्यु हो गई थी। उस दिन से कौशल्या और राजेश ही अपनी बेटी पायल का ध्यान रख रहे थे। कौशल्या एक बहुत ही लालची और खड़ूस औरत थी। वह अक्सर राजेश के काम पर चले जाने के बाद पायल पर अत्याचार करती थी। पायल, जो कि अभी 8वीं क्लास में पढ़ती थी, रोजाना स्कूल जाती थी और स्कूल से आकर सीधा घर पर पढ़ाई करने बैठ जाती थी। पायल पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसलिए उसके पिताजी ने उसका एडमिशन गांव के प्राइवेट स्कूल में करा रखा था। पायल के पिताजी राजेश के पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का पेट पालता था और कभी फ्री टाइम में फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करने भी चले जाया करता था। राजेश अपने खेतों में खेती बाड़ी करके बहुत खुश था, क्योंकि उसका खेत बहुत ही उपजाऊ था, जो कि बहुत वर्षों पहले बंजर हुआ करता था। और राजेश और उसकी पहली पत्नी उर्मिला ने कड़ी मेहनत करने के बाद उसे उपजाऊ बनाया था। राजेश के खेतों में लगे 3 आम के पेड़ भी अद्भुत हैं और वह प्रतिवर्ष पूरे गांव में सबसे ज्यादा आम दिया करते थे। यही कारण था कि गांव वाले उसके खेत को खरीदना चाहते थे। आए दिन राजेश के घर उसके खेत खरीदने के लिए लोग आते रहते थे और उसे अच्छे अच्छे ऑफर देते थे।
परंतु क्योंकि राजेश ने अपनी पत्नी से मरते दम पर वादा किया था कि वह उसके खेतों को नहीं बेचेगा, इसलिए वह उसे नहीं बेचता था और सभी को मना कर देता था। लोगों को लाखों रुपए देता देख कौशल्या के मन में लालच आ जाता है और उसे राजेश की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वह उस छोटे से टुकड़े को क्यों नहीं बेच रहा। कौशल्या हमेशा से यही चाहती थी कि वह ये खेत बेचकर लाखों रुपए कमा ले और उससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इस बात पर अक्सर कौशल्या और राजेश की लड़ाई हो जाया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन राजेश किसी काम से शहर चला जाता है। यह मौका देखकर कौशल्या वह खेत गांव के साहूकार को बेच देती है। राजेश इस बात से बेखबर था कि उसका खेत कौशल्या ने बेच दिया है। यह लीजिए बहन जी, पूरे 20 लाख हैं, अच्छे से गिन लीजिएगा। 20 लाख? इतने पैसे तो मैंने कभी अपने सपने में नहीं देखे। ये लीजिए जमीन के कागज, आज से वह खेत आपका हुआ। इस तरह से वह पैसे देकर जमीन के कागज ले लेता है। कुछ दिनों तक तो कौशल्या उन पैसों से ऐश आराम की जिंदगी जीती है, परंतु कुछ दिनों बाद राजेश वापस लौट आता है। गांव लौटकर राजेश सबसे पहले अपने खेत पर जाता है और देखता है कि वहाँ तो सेठ के कुछ आदमी उसके खेतों में खेती कर रहे हैं। यह देखकर राजेश तुरंत उन आदमियों के पास जाता है। क्या हुआ भाई, तुम मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? तुम्हारा खेत? यह खेत तो हमारे मालिक का है। क्या तुम्हें पता नहीं है, सेठ मूलचंद ने पूरे 20 लाख रुपए में खरीद लिया है। यह सुनकर राजेश के तोते उड़ जाते हैं और वह दौड़ा दौड़ा अपने घर चला जाता है। घर जाकर राजेश देखता है कि कौशल्या तो वहाँ नोट गिन रही है। कौशल्या, ये पैसे किसके हैं और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये पैसे हमारे ही हैं। तुम्हारे जाने के बाद मेरी बहुत जोरों से तबीयत खराब हो गई थी और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मैंने वह खेत सेठ मूलचंद को बेच दिया। झूठ मत बोलो कौशल्या, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे मेरा खेत वापस चाहिए। लाओ, मुझे यह पैसे वापस करो। मैं अभी सेठ के सारे पैसे देकर अपना खेत वापस छुड़ा लाता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता पायल के पिताजी, मैंने इसमें से 2 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और आपको तो पता ही है कि सेठ हिसाब किताब का कितना पक्का है। मेरी बात मानिए तो आप बचे पैसे से अच्छा सा घर खरीद लीजिए और हम सभी अपने आगे का जीवन उसी घर में हंसी खुशी से बिताएंगे। राजेश समझ गया था कि कौशल्या के मन में लालच आ चुका है और अब वह उसे बची हुई रकम वापस नहीं देगी। इस तरह राजेश चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन राजेश गहरी सोच में रहता है और उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन अचानक से राजेश को दिल का दौरा आता है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह यह खबर जब पायल को पता चलती है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत रोती है और अपने पिताजी को याद करती है। थोड़ी देर बाद सभी गांव वाले मिलकर पायल के पिताजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। देखते ही देखते महीनों निकल जाते हैं और अब पायल की सौतेली माँ ने बचे हुए रुपयों से एक अच्छा सा घर ले लिया था और पायल का स्कूल भी छुड़वा दिया था। पायल अपनी सौतेली माँ के दिन रात के अत्याचार से तंग आकर एक दिन अपने पिताजी के खेतों पर चली जाती है। माँ, पिताजी, आपने बड़ी ही मेहनत से यह खेत उपजाऊ बनाया था और सौतेली माँ ने इसे सेठ मूलचंद को बेच दिया। मुझे पता है माँ, पिताजी, आप आज भी इस खेत में हैं। आप दोनों की जाने के बाद सौतेली माँ ने मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया। वो पूरा दिन मुझसे घर के काम करवाती है और बदले में केवल एक ही वक्त का खाना देती है। माँ, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ और आप दोनों के पास आना चाहती हूँ। इस तरह पायल अपने माँ पिताजी से ढेर सारी बातें करती है और बहुत जोर जोर से रोती है। थोड़ी देर अकेले में बातें करने के बाद पायल को थोड़ा हल्का महसूस होता है और वह अपने घर वापस चली जाती है। उस रात कल्याणी को एक सपना आता है जिसमें पायल के पिताजी कल्याणी को समझाते हैं। सुनो कल्याणी, तुमने मेरे जीते जी मेरी बच्ची पर बहुत जुल्म और सितम किए, परंतु मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। पर अब धीरे धीरे तुम मेरे ही रुपयों से ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हो और मेरी इकलौती बेटी पायल को नौकरानी की तरह रख रही हो। मुझे पता है तुम उसे एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं देती हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देने आया हूँ। अगर तुमने पायल पर अपने अत्याचार बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इस तरह पायल के पिताजी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह उठते ही कल्याणी को ये सारी बातें याद आती है, परंतु वह उसे एक बुरा सपना समझकर इग्नोर कर देती है। पायल, ओ पायल, मैं उठ गई हूँ, चल जल्दी से मेरे लिए चाय ले आ। ठीक है, मैं अभी लाई।
थोड़ी देर बाद पायल चाय लेकर कल्याणी को दे देती है। कल्याणी जैसे ही चाय पीती है वो देखती है कि आज तो चाय में चीनी ज्यादा होगी। यह देख कल्याणी गुस्से में आ जाती है और सारी चाय पायल के ऊपर फेंक देती है। कल्याणी की इस हरकत से पायल का मुंह जल जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। ये क्या माँ, आपने इतनी गरम गरम चाय मेरे चेहरे पर क्यों डाल दी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे फर्स्ट एड बॉक्स दे दीजिए। चुप कर मनहूस लड़की, यह तूने कैसी चाय बनाई है? तेरे साथ यही होना चाहिए। मेरे पास तेरे लिए कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। चल जा यहाँ से, मेरा मुंह मत देख। पता नहीं सुबह सुबह तेरी जैसी मनहूस मेरे सामने क्यों आ जाती है। इस तरह पायल रोते हुए वहाँ से बाथरूम में चली जाती है। पायल जल्दी से ठंडे पानी से अपना मुंह धो लेती है। उस दिन पायल जल्दी जल्दी अपने घर के सभी काम करके अपने माता पिता को याद करती है और उनके खेतों पर जाती है। माँ, पिताजी, देखा आपने किस तरह सौतेली माँ ने हद पार कर दी और मुझ पर पूरा गरम गरम चाय फेंक दिया। मेरा चेहरा पूरा जल चुका है, अब पता नहीं मेरा चेहरा ठीक कैसे होगा। इस तरह पायल अपने खेतों पर बैठकर रोने लगती है कि तभी वहाँ परी प्रकट हो जाती है। चुप हो जाओ बेटी, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। मुझे तुम्हारे माता पिता ने भेजा है। यह जो खेत तुम्हारी माँ ने सेठ मूलचंद को बेच दिया था, आज से तुम्हारा है। मैंने सेठ मूलचंद के सभी आदमियों को डराकर यहाँ से भगा दिया है और अब वह इसे भूतिया खेत समझकर कभी वापस नहीं आएंगे। मैं तुम्हें यह जादुई बीज दे रही हूँ। इन बीज को तुम अपने खेतों में छिड़क देना और उनमें पानी देना। तुम्हारे ऐसा करने पर अगले दिन तुम्हें एक जादू देखने को मिलेगा और उससे तुम्हारी सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। पायल परी के कहे अनुसार जगह जगह पर बीज लगा देती है और उन पर बारी बारी से पानी डालती है। इस तरह थोड़ी देर बाद पायल अपने घर वापस चली जाती है। पायल घर जाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाती है और अपनी पुरानी किताबें पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पायल के माँ पिताजी की आत्मा कल्याणी के कमरे में प्रकट हो जाती है। पायल की माँ गुस्से से अपनी जादुई छड़ी निकालती है और कल्याणी को बिजली के झटके देने शुरू कर देती है। यह देख कल्याणी को कुछ समझ नहीं आता और वह बेहोश हो जाती है। देखा कल्याणी, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिल गई। अगर आगे से तूने हमारी बेटी पर जरा भी अत्याचार किया तो हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। यह सिर्फ ट्रेलर था। अगर हमारी बेटी ने हमें कोई भी शिकायत की तो समझ लेना पिक्चर अभी बाकी है। इतना कहकर पायल के माता पिता वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह पायल अपने खेतों पर जाकर देखती है कि वहाँ तो ज्यादा सोने चांदी के ड्रेसेस की खेती हो गई है। यह देख पायल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वह खुशी से झूम उठती है। पायल जल्दी से बिना देरी किए सभी ड्रेसेस इकट्ठा कर लेती है। पायल तुरंत जाकर ड्रेसेस सुनार की दुकान पर बेच देती है। ड्रेसेस बेचकर पायल को जो भी रुपए मिलते हैं उससे वह अनाथ व गरीब लोगों में बांट देती है और बचे हुए रुपयों को अपने पास भविष्य के लिए बचा लेती है। उस दिन के बाद पायल की सौतेली माँ भी पायल के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है और उसे सगी माँ की तरह ही प्यार करती है। इस तरह पायल वापस स्कूल जाना शुरू कर देती है और गरीबों अनाथ लोगों की मदद करना भी शुरू कर देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बसंतपुर नाम के एक गांव में कमला अपनी छोटी बेटी पूजा के साथ रहती थी। कमला एक विधवा औरत थी। कई सालों पहले उसके पति राजेश की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। कमला अपनी बेटी पूजा और अपना पेट पालने के लिए गली गली सब्जियां बेचा करती थी। कमला पूरा दिन खेतों में मेहनत करती और उसमें जो कुछ भी होता था वह गली गली बेचा करती थी। कमला की बेटी पूजा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। पूजा पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, इसलिए वह कक्षा में प्रतिवर्ष प्रथम आती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ भाइयों, सब्जी ले लो। कमला सब्जी वाले की हरी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ले लो सब्जी ले लो। सब्जी आलू है, प्याज है, लाल लाल टमाटर है, फूल गोभी है,
सब्जी वाली आ गई, सब्जी ले लो। आहा कमला, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ताजी और विटामिन से भरी हुई होती हैं। जल्दी से मुझे 1 किलो गोभी और 1 किलो टमाटर पैक कर दो। हाँ बहन, मुझे भी थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां दे दो, और हाँ, भाव सही से लगाना, आजकल वैसे ही महंगाई चल रही है। कमला दिन रात मेहनत करके अपने खेतों में सब्जियां उगाती थी। कमला के खेत की सब्जी सबको पसंद थी और चुटकियों में ही कमला की सारी सब्जियां बिक जाया करती थी। जो भी ग्राहक कमला से सब्जियां लेकर जाता, वह कमला की बहुत तारीफ करता था, क्योंकि कमला एक ईमानदार और नेक औरत थी। उसने कभी भी किसी को ठगा नहीं था। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से करती थी। कभी कभार पूजा भी अपनी माँ की मदद करने के लिए उनके साथ खेतों पर जाया करती थी। माँ, आपके हाथों में तो जादू है। आप हमारे खेतों का इतने अच्छे से ध्यान रखते हो कि बिना किसी केमिकल के ही आपके खेतों में हरी ताजी सब्जियाँ खिलखिलाकर उगती है। इसलिए ही तो गांव भर में आपकी सब्जियां फेमस हैं। जिस किसी को भी ताजी और ऑर्गेनिक सब्जी चाहिए होती है, वो आपके पास जरूर आते हैं। हाँ पूजा बेटा, सभी गांव वाले मुझे प्यार देते हैं, क्योंकि मैं सभी के साथ ईमानदारी से काम करती हूँ। तुम भी भविष्य में जो भी काम करो, उसे पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से करना। इस तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था और कई महीने बीत गए। लेकिन एक दिन अचानक से कमला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह लगातार खांसी करती है। पूजा यह सब देखकर घबरा जाती है और तुरंत अपनी माँ के लिए पानी लेकर आती है। ये लो माँ, पानी पी लो। नहीं बेटा, मुझे हॉस्पिटल ले चल, मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही है। इसके बाद पूजा तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा देती है। डॉक्टर कमला का चेकअप करने के बाद बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत पूजा को बताते हैं। पूजा बेटा, तुम्हारी माँ की किडनी फेल हो गई है और लिवर भी सूज गया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी माँ का पूरा ख्याल रखती हूँ, फिर इनको इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? डॉक्टर, आप इनको जल्दी से ठीक कर दीजिए। लिवर में सूजन अच्छे से खान पान न होने के कारण और ज्यादा मेहनत करने के कारण भी हो सकती है। हमें जल्दी से इनका ऑपरेशन करना होगा, वरना इनकी जान भी जोखिम में जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इनका जल्दी से इलाज कर दीजिए। ऑपरेशन करने के लिए आपको 50,000 रुपए एडवांस देने होंगे। अगर 2 दिन के अंदर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी जान बचना मुश्किल है। क्या 50,000? इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी? वह सब हमें नहीं पता, अब मुझे जाने में देरी हो रही है, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। पूजा जल्दी से रुपयों का इंतजाम करने के लिए अपने घर वापस जाती है। पूजा घर का कोना कोना छान मारती है, परंतु उसे एक भी रुपए नहीं मिलते। इसके बाद पूजा गांव गांव घर घर मदद मांगती है, परंतु कोई उसकी 1 रुपए की भी मदद नहीं करता। पूजा अपनी सभी रिश्तेदारों को फोन करती है, परंतु कोई पूजा को 50,000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता। अंत में पूजा निराश होकर घर वापस जा रही होती है और मन ही मन अपने आप से बातें कर रही होती है। अब मैं क्या करूं? जितने भी पड़ोसी और रिश्तेदार थे, सबसे मैंने पैसों की मदद मांगी, परंतु कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरा तो इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई है भी नहीं। अगर मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाई तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कैसे लाऊं 50,000 रुपए? हे भगवान, मेरी मदद करो, कृपया मुझे 50,000 रुपए दे दो। पूजा परेशान होकर चल रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक घायल तोता दिखाई देता है। पूजा उस घायल तोते को देखकर बोलती है, हे भगवान, इस तोते को क्या हुआ और इसे इस तरह घायल बीच सड़क पर छोड़कर कौन गया? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर पूजा उस तोते को सड़क के किनारे ले आती है। पूजा उस तोते के जख्म पर हाथ लगाकर सहलाती है कि तभी वह तोता जादू से परी में बदल जाता है। अरे तुम तो एक परी हो, तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ, मैं सिंड्रेला परी हूँ और मैं दुखी और असहाय लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी माँ कमला बहुत बीमार है ना, और उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने पूरे 50,000 रुपए एडवांस मांगे हैं और इसी परेशानी को लेकर तुम बहुत चिंतित हो ना? हाँ परी, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर 2 दिन के अंदर उनका ऑपरेशन नहीं कराया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए।
घबराओ मत पूजा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही पृथ्वी पर आई हूँ। मैं इस घायल तोते का भेष बनाकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तो मेरी परीक्षा में तुम खरी उतरी हो। इसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक जादू करती है और वहाँ जादू से एक जादुई लहंगा और सैंडल आ जाता है। अरे वाह, इतना सुंदर लहंगा और सैंडल, ये तो जादू हो गया। हाँ, ये जादुई लहंगा और सैंडल है, ये तुम ले लो। ये जादुई लहंगा तुम किसी खाली स्थान पर रख देना। इसके बाद यह लहंगा जादू से एक विशाल घर में बदल जाएगा। और ये जादुई सैंडल तुम्हें पहनने के लिए दिए हैं। इन्हें पहनने के बाद तुम इन जादुई सैंडल से कुछ भी मांग सकती हो, ये सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा तुरंत परी के कहे अनुसार वह सैंडल पहन लेती है। सैंडल पहनते ही पूजा पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक हो जाती है। इसके बाद पूजा उन जादुई सैंडल से कहकर 50,000 रुपए मांग लेती है। पूजा के ऐसा कहते ही ढेर सारे रुपए उसके सामने आ जाते हैं। इसके बाद पूजा तुरंत अस्पताल जाकर वह रुपए जमा करा देती है। पूजा के ऐसा करते ही डॉक्टर पूजा की माँ का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। इस तरह अगले दिन पूजा की माँ को होश आ जाता है और वह पहले से बेहतर महसूस करती है। उस दिन के बाद पूजा को जिस भी चीज की जरूरत होती वह जादुई सैंडल से मांग लिया करती थी। देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता बीत जाता है और पूजा की माँ पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। पूजा अस्पताल वालों को बाकी के रुपए जमा करके अपनी माँ को घर ले जाती है। बेटा, यह तू मुझे कहाँ ले जा रही है? हमारा घर तो दूसरी तरफ है। माँ, अब चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही जगह लेकर जा रही हूँ, बस आप मेरे पीछे पीछे आइए। इसके बाद पूजा अपनी माँ को जादुई लहंगा घर के सामने ले जाती है। इतना बड़ा और विशाल घर देखकर पूजा की माँ आश्चर्यचकित रह जाती है। माँ, घबराइए मत, यह घर हमें सिंड्रेला परी ने दिया है, आप मेरे साथ इस घर में आइए। इसके बाद पूजा की माँ पीछे पीछे उसके साथ उसके घर में चली जाती है। अंदर जाकर कमला देखती है कि वह घर तो बहुत ज्यादा सुंदर और आलीशान है। उस घर में खाने पीने की सभी चीजें मौजूद थी। पूजा जादुई घर से सुंदर सुंदर कपड़े अपनी माँ को देती है और इस तरह उस दिन के बाद उन दोनों माँ बेटी की जिंदगी जादुई लहंगा और सैंडल की मदद से पूरी तरह बदल जाती है और वह दोनों एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चंपापुर नाम का एक गांव था जिसमें मनीषा नाम की एक लड़की अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी। मनीषा की एक छोटी बहन कोमल भी थी। दोनों अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने मामा मामी के साथ ही रह रहे थे। मनीषा के मामा कमलेश शहर के एक बड़े स्कूल में प्रिंसिपल थे और वो कभी कभार ही गर्मियों की छुट्टी में अपने घर वापस आया करते थे। कुछ दिन जब तक मनीषा के मामा मनीषा के साथ में घर पर रहे तो मनीषा की मामी ने उसका बहुत ध्यान रखा। परंतु जैसे ही मनीषा के मामा शहर नौकरी के लिए चले गए, मनीषा की मामी कल्याणी ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उस दिन से ही कल्याणी कोमल और मनीषा से घर के सभी काम करवाने लगी और पूरा दिन काम करने के बदले में कल्याणी मनीषा को एक सूखी रोटी ही दिया करती थी। इस तरह दोनों बहनें उसी सूखी रोटी को खाकर सो जाया करते थे। मनीषा स्वभाव की बहुत ही सीधी सादी थी, वहीं कल्याणी एक अत्याचारी और निर्दयी औरत थी। मनीषा के मामा शहर से घर चलाने का खर्चा भेज दिया करते थे, जिस वजह से मनीषा की मामी को घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। मनीषा को अपनी मामी के साथ जैसे तैसे गुजारा करना पड़ रहा था, क्योंकि वह मनीषा को भरपेट खाना भी नहीं दे रही थी और जो कुछ भी मनीषा के मामा जी शहर से भेजते वह कल्याणी अपने पास ही रख लिया करती थी। कल्याणी कोमल और मनीषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और मनीषा को बात बात पर मारा करती थी। साथ ही साथ कोमल पर भी बहुत अत्याचार करती थी। कल्याणी अपनी रसोई घर को ताले में बंद रखती थी। मामी जी 100 रुपए दे दीजिए, कोमल बहुत रो रही है, मैं उसके लिए नई सस्ती सी फ्रॉक ला दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे घर वाले नोटों की बोरियां रख जाते हैं यहाँ पर, क्यों ना तुझे मालकिन ही बना दूं इस घर की। जाती है या अभी लगाऊं खींच कर तेरे गाल पे।
मामी जी, मैं अपने लिए थोड़े ही मांग रही हूँ, कोमल के लिए मांग रही हूँ। उसके कपड़े बहुत पुराने और फट गए हैं। मैं पूरा दिन घर के काम करती हूँ और बदले में आप मुझे और मेरी बहन को 2 वक्त की रोटी और पहनने को एक जोड़ी कपड़े भी नहीं देती। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अच्छा, इतनी जुबान चलने लग गई है तेरी। रुक, कभी बताती हूँ तुझे। इसके बाद कल्याणी मनीषा की मार लगाती है। यह सब कोमल भी देख लेती है, परंतु वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद मनीषा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। कोई बात नहीं दीदी, आप मामी जी से कुछ भी मांगने मत जाया करो। मैं फटे पुराने कपड़े ही पहन के ही रह लूंगी और आधी रोटी ही खाकर रह लूंगी। इस तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन कोमल कल्याणी के कमरे की सफाई कर रही होती है कि तभी गलती से उससे एक गुलदस्ता टूट जाता है। तभी वहाँ से गुजर रही कल्याणी सब देख लेती है और उसे कोमल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद कल्याणी कोमल की बहुत पिटाई लगाती है और मारते मारते उसकी हालत खराब कर देती है। दूर खड़ी मनीषा यह सब देख रही होती है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। दीदी, मामी बहुत बुरी है, वो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। इसके बाद मनीषा अपनी छोटी बहन को जैसे तैसे समझा बुझाकर शांत करवा देती है। एक दिन कल्याणी की एक पड़ोसन उसके घर आती है और कहती है, नमस्कार मिसेस राठौर, कल हमारी लाडली बेटी डॉली का बर्थडे है। आप सभी उसके जन्मदिन में जरूर आना और हाँ, उन दोनों छोटे बच्चों को भी ले आना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। इसके बाद वह पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और कल्याणी कविता के पास जाती है और कहती है, यह ले, यह मेरी महंगी बनारसी साड़ी है, इस पर प्रेस कर दे। यह कल मुझे जन्मदिन में पहनकर जानी है। ठीक है मामी जी, मैं अभी कर देती हूँ। मामी जी, क्या मैं अपने और दीदी के कपड़े भी प्रेस कर लूँ? क्यों, तेरी बारात आ रही है? तुम दोनों चुपचाप घर पर ही रहकर बचा कुचा खाना खा लेना। डॉली के जन्मदिन में केवल मैं ही जाऊंगी, समझी? इस तरह अपनी मामी जी के मुंह से भला बुरा सुनकर कोमल प्रेस करने चली जाती है। कोमल कपड़ों पर प्रेस कर रही होती है कि तभी उसका ध्यान कल्याणी की कड़वी कड़वी बातों पर चला जाता है और वह कुछ सोचने लगती है। कोमल की नजर हटते ही कल्याणी की वह साड़ी जल जाती है। कोमल जैसे ही साड़ी की तरफ देखती है, वो घबरा जाती है और उसे डर लगने लगता है। जलने की बदबू सूंघते हुए कल्याणी वहाँ आ जाती है। कल्याणी अपनी साड़ी को जला हुआ देखकर गुस्से से लाल हो जाती है और गुस्से से कोमल के पास जाती है। जब से इस घर में आई है कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, बस मनहूसियत ही फैलाती रहती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस दिन से तूने इस घर में कदम रखा है मेरे घर की तरक्की ही रुक गई है। इस तरह कल्याणी कोमल को सुनाने का एक और मौका नहीं छोड़ती और उसको दिन भर ताने देती रहती। इसी तरह दिन निकल रहे थे। नवरात्रि का त्योहार आ रहा था और कोमल मार्केट से सब्जी लेने आई होती है कि तभी कोमल का दिल एक सुंदर सी ड्रेस पर आ जाता है और अब वह वही ड्रेस लेना चाहती है, परंतु कोमल के पास एक भी रुपए नहीं थे, इसलिए वह चुपचाप घर आ जाती है। जब यह बात घर आकर कोमल अपनी बड़ी बहन मनीषा को बताती है तो मनीषा मन ही मन अपनी बहन के लिए वो ड्रेस खरीदने का फैसला कर लेती है। एक दिन सही समय देखकर मनीषा कल्याणी के पास जाती है और कहती है, मामी जी, क्या आप मुझे 500 रुपए देंगे? वो रामनवमी का त्योहार आ रहा है, मैं इस बार कोमल को एक सुंदर सा लहंगा देना चाहती हूँ। कोमल का एक बार सुंदर लहंगा पहनने का बहुत मन है, कृपया आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए। क्या बोली तू? 500? क्या तेरे मरे हुए माता पिता यहाँ छोड़कर गए थे जो मैं तुझे दे दूं? कोई त्योहार नहीं मनाएगी तू, चुपचाप घर के काम देख, समझी? यह सुनकर मनीषा को बहुत दुख होता है, परंतु वह कुछ नहीं कहती। वह अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। माँ, देखा आपने, मामी जी कितनी बुरी है। मैंने उनसे केवल 500 रुपए मांगे और उन्होंने बदले में मुझे कितनी खरी खोटी सुना दी। माँ, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मामी जी मुझे आए दिन मारते पीटते हैं। मुझे भी आपके पास आना है, कृपया मुझे भी अपने पास बुला लो। इस तरह मनीषा अपनी माँ के आगे जोर जोर से बहुत रोती है और अपना मन हल्का कर लेती है। इसके बाद मनीषा वापस से घर के सभी काम कर लेती है। इसी तरह धीरे धीरे नवमी का दिन भी करीब आ जाता है। रामनवमी से एक रात पहले मनीषा के सपने में उसकी माँ आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दे जो मैं आज तेरे साथ नहीं हूँ, परंतु तू चिंता मत कर, मैं स्वर्ग से तेरे ऊपर नजर बनाए हुए हूँ। तेरी मामी जी तुझ पर बहुत अत्याचार करती है और तुझसे घर के सभी काम भी करवाती है।
परंतु आज के बाद तो इन सब दुखों से दूर हो जाएगी। मैं तुझे एक जादुई लहंगे के पेड़ का रहस्य बता रही हूँ। गांव से 2 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीचों बीच एक नदी है। उसी नदी में एक जादुई लहंगे का पेड़ है। तुम कल सुबह नदी के पास जाना, वो नदी तुम्हारी मदद जरूर करेगी। इतना कहकर मनीषा की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब मनीषा सोकर उठती है तो उसे अपनी माँ का सपना याद आता है। मनीषा बिना देरी किए सुबह सुबह उस नदी की तरफ चली जाती है। बहुत दूर चलने के बाद मनीषा जंगल के बीचों बीच आ जाती है और उसे वह जादुई लहंगे की नदी दिखाई देती है। पास जाकर मनीषा देखती है कि वहाँ तो सच में एक जादुई लहंगे का पेड़ नदी के बीचों बीच लगा हुआ है। हे जादुई नदी, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने यहाँ भेजा है। मैं अपनी मम्मी से बहुत परेशान हूँ। वो हम पर दिन रात अत्याचार करती है। मेरी छोटी बहन कोमल का इस नवरात्रि पर एक लहंगा पहनने का बहुत मन है। अगर आप अपनी नदी का एक लहंगा मुझे दे देते तो आपका बहुत उपकार होता। इस तरह मनीषा जादुई नदी से ढेर सारी बातें करती है और उसे अपनी सारी कहानी बताती है। सारी बातें सुनकर जादुई नदी को मनीषा पर तरस आ जाता है और वह उसे अपनी नदी से एक जादुई लहंगा दे देती है। यह देखकर मनीषा बहुत खुश होती है और जल्दी से वो लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। मनीषा घर आकर वो लहंगा अपनी छोटी बहन कोमल को गिफ्ट कर देती है। कोमल को लहंगा इतना पसंद आता है कि वह उसे पहनकर खुशी से झूम उठती है। इसके बाद कोमल जादुई लहंगे का जादू चेक करने के लिए लहंगे से ढेर सारा खाना मांगती है। कोमल के ऐसा करते ही वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। यह देख मनीषा बहुत खुश होती है और मन ही मन अपनी माँ का धन्यवाद देती है। इसके बाद कोमल और मनीषा जादुई लहंगे से बोलकर घर के सभी काम जल्दी जल्दी कर लेती है। सभी काम करके कोमल उस जादुई लहंगे से कुछ पैसे मांगती है। कोमल के पैसे मांगते ही वहाँ नोटों की बरसात होने लगती है। कोमल जल्दी जल्दी सभी रुपए जमा करके बाजार की तरफ चली जाती है। कोमल बाजार से वही अपनी मनपसंद ड्रेस लाती है। उस दिन के बाद उन दोनों बहनों को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और वह उस जादुई लहंगे की मदद से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कई हजार वर्षों पुरानी बात है। परीलोक के बादलों के ऊपर परीलोक की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसी हुई थी। परियों के इस राज्य में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। परियों के पास दुनिया का सबसे महंगा खजाना था। परियों के इस राज्य में कई सुंदर सुंदर पंखों वाली परियां रहती थी। परियों की रानी सुमित्रा ने पूरे परीलोक को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, क्योंकि पृथ्वी के कई चोर और डाकू परीलोक के इस राज्य का पता लगाना चाहते थे और इसका सारा सोना चांदी लूट कर ले जाना चाहते थे। इन्हीं वजह से परियों और चोरों के बीच कई बार लड़ाइयाँ होती रहती थी। अपने खजाने को बचाने के लिए रानी सुमित्रा ने अपना यह राज्य बादलों के ऊपर बसाया था। इसके साथ साथ परियों ने पृथ्वीलोक पर जाने के लिए जादुई सीढ़ियां भी बनाई हुई थी, परंतु परियों की सीढ़ियों का इस्तेमाल महीने में केवल 2 बार कर सकते थे। परियां अक्सर पृथ्वीलोक घूमने जाया करती थी और वहाँ बहुत एंजॉय करती थी। परियों को पृथ्वीलोक बहुत अच्छा लगता था। उसी परीलोक में एक सिंड्रेला नाम की परी भी रहा करती थी। सिंड्रेला परी की नीली आंखें, दूध से सफेद चेहरा और सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाते थे। पूरे परीलोक में सिंड्रेला परी के खूबसूरत होने की चर्चा थी। सिंड्रेला परी को भी पृथ्वीलोक पर बहुत अच्छा लगता था और वो पृथ्वीलोक के सभी लोगों से बहुत प्यार करती थी। एक बार सिंड्रेला परी पृथ्वीलोक की सीढ़ियों के पास उदास होकर खड़ी थी। सिंड्रेला को उदास हुआ देख बाकी परियां उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या बात है सिंड्रेला परी, तुम ये स्वर्ग के गेट के पास उदास क्यों खड़ी हो? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, आज 20 तारीख है और अब हम इस पृथ्वीलोक तक जाने वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रानी परी के हुक्म के अनुसार हम केवल महीने में 2 बार इन सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पृथ्वीलोक जाने का बहुत मन है। मुझे वहाँ की नदी, झरने, पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। मुनमुन परी, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम बार बार पृथ्वीलोक पर जा सके? मुझे तो पृथ्वी पर रहना बहुत पसंद है, तो मैं वहीं पर रहकर अपना घर बसाना चाहती हूँ। सिंड्रेला परी की बात सुनकर राखी परी कहती है, सिंड्रेला परी, हमें सब पता है तुम यूँ बार बार पृथ्वीलोक पर जाने की जिद क्यों करती हो। हमने कई बार तुम्हें पृथ्वीलोक पर उस विकास नाम के लड़के से बात करते हुए देखा है। शायद तुम उस लड़के से प्यार करने लगी हो और इसीलिए तुम उससे बार बार मिलने के लिए पृथ्वीलोक जाना चाहती हो।
लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर तुम इस तरह रोजाना पृथ्वीलोक जाओगी तो हमारा परिलोक खतरे में पड़ सकता है और हमारी इन जादुई सीढ़ियों का रास्ता किसी चोर और डाकू को पता लग सकता है। इसलिए हम सभी परियों ने मिलकर यह फैसला किया है कि तुम अब कभी पृथ्वीलोक पर नहीं जाओगी। तुम हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। तुम जिस लड़के से पृथ्वीलोक पर मिलती हो, अगर उस लड़के ने किसी को भी हमारे इस परिलोक के राज्य के बारे में बता दिया तो सभी परियां खतरे में आ सकती हैं। हाँ सिंड्रेला परी, राखी परी सही कह रही है। हम यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से पूरा परिलोक खतरे में आ जाए। इसलिए आज से तुम कभी भी पृथ्वी पर नहीं जाओगी और ना ही उस लड़के से मिलोगी। अरे परियों, यह तुम क्या कह रही हो? विकास तो एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का है। वह तो हमारी हमेशा मदद करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वह कभी किसी को हमारे परिलोक के बारे में नहीं बताएगा। मैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और जल्दी हम शादी भी करने वाले हैं। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे पृथ्वीलोक पर जाने दीजिए। सिंड्रेला परी सभी परियों के आगे हाथ जोड़ती है, परंतु कोई भी परी उसकी बात नहीं सुनती और सभी परी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और आज सभी परियों का पृथ्वीलोक पर जाने का मन करता है। उस दिन सिंड्रेला परी को छोड़कर सभी परियां जादुई सीढ़ियों की मदद से पृथ्वीलोक पर जाती है। तभी वे सभी पृथ्वीलोक पर बहुत एंजॉय करती और एक दूसरे के साथ खेलती है। पृथ्वीलोक पर घूमते घूमते उनकी नजर एक सुंदर गार्डन में जाती है। वह सुंदर गार्डन देखकर परियां और खुश हो जाती हैं और अंदर चली जाती है। गार्डन में अंदर उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई देता है। परियां तालाब के ठंडे पानी को देखकर तुरंत नहाने का फैसला करती है। दोस्तों, ये देखो, यह तालाब कितना सुंदर और साफ है। चलो हम सभी इस तालाब के ठंडे पानी से नहाते हैं। आज नहाने में बहुत ही मजा आएगा। इतना कहकर सभी परियां अपने पंख और जादुई छड़ी वहां रख देती हैं और नहाने के लिए तालाब में चली जाती हैं। सभी परियां तालाब के ठंडे पानी में बहुत एंजॉय कर रही होती हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी डालती है। तभी वहाँ घूमते घूमते एक राक्षस आ जाता है। राक्षस इतनी सारी परियों को अपने सामने देखकर बहुत खुश होता है। तभी राक्षस की नजर साइड में पड़ी परियों की जादुई छड़ी पर जाती है। राक्षस तुरंत परियों से बचकर वह तीनों छड़ी के पास जाता है। अरे वाह, आज तो बिना मेहनत करे ही मेरा भोजन मेरे सामने आ गया और इन तीनों परियों की जादुई छड़ी भी मुझे मिल गई है। आज मैं राक्षसों के राजा को परियों का भोजन कराऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सभी परियां नहाकर अपने पंख और जादुई छड़ी लेने आते हैं। तभी वो अपने सामने राक्षस को देखकर हैरान रह जाती हैं। आओ आओ परिलोक की परियों, बाला राक्षस की शरण में तुम्हारा स्वागत है। तुम सभी परियों की जादुई छड़ियां अब मेरे कब्जे में है, इसलिए अब तुम सभी परियां मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती। तुम सभी की भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप सरेंडर कर मेरे साथ राक्षस लोक चलो। हमारे राजा तुम तीनों परियों को एक साथ देखकर बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत सारा इनाम देंगे। बाला राक्षस जी, कृपया हमें माफ कर दो। हम सभी परियां तुम्हारे साथ राक्षस लोक नहीं जाना चाहती। अगर हमारी रानी परी को यह पता चला कि तुम अपने साथ राक्षस लोक हमें ले जा रहे हो तो वह तुम सभी राक्षसों को नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें बाला राक्षस की जादू शक्तियों का पता नहीं है। तुम सीधी तरीके से मेरे साथ चल रही हो या मैं अभी तुम्हें अपनी जादू शक्तियों का नमूना दिखाऊं? सभी परियां डरकर उससे माफी मांगने लगती है और उसके आगे हाथ जोड़ती है, परंतु राक्षस को किसी पर दया नहीं आती और वह उन परियों को अपनी जादुई शक्तियों से हमला करने लगता है। सभी परियां राक्षस की चोट से घायल हो जाती है। तभी दूसरी तरफ से विकास सिंड्रेला परी से मिलने वहां आ जाता है। विकास देखता है कि राक्षस ने सभी परियों को अपनी कैद में रखा है। यह देखकर विकास गुस्से में आ जाता है। वो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके पास में पड़ी रस्सी उठा लेता है। तभी विकास पीछे से राक्षस के ऊपर एक पत्थर से हमला करता है। राक्षस पत्थर की चोट से जमीन पर गिर जाता है और तभी मौका लगते ही विकास राक्षस को बंदी बना लेता है। इस तरह विकास सही समय पर आकर सभी परियों की जान बचा लेता है। उसके बाद अपनी अपनी जादुई छड़ी ले लेती हैं परियां। तीनों परियां अपनी जादुई शक्तियों से उस राक्षस को वहीं पर जलाकर भस्म कर देती हैं। इसके बाद सभी परियां हाथ जोड़कर विकास को धन्यवाद देती हैं। विकास जी, हमें माफ कर दीजिएगा। हमने आपके बारे में न जाने क्या क्या सोच रखा था, परंतु आप बहुत ही साहसी और निडर हो। आज आपने सही समय पर आकर परिलोक की परियों की रक्षा की और एक अच्छा इंसान होने का फर्ज निभाया। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इतना कहकर वह सभी परियां जादू से वापस परिलोक चली जाती हैं। परिलोक जाकर सभी परियां सिंड्रेला परी से भी माफी मांगते हैं। सिंड्रेला परी, हमें माफ कर दो।
आज तुम्हारे दोस्त विकास की वजह से हम सभी परियां और ये हमारा परिलोक सुरक्षित बस पाया है। आज हमें एहसास हो गया है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। उस दिन अनजाने में हमने न जाने विकास को क्या क्या कह दिया, परंतु असल में विकास तो एक बहुत ही अच्छा और सज्जन व्यक्ति है। विकास और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और आज के बाद हम सभी परियां भी तुम्हारे साथ हैं। आज के बाद हम तुम्हें कभी भी विकास से मिलने से नहीं रोकेंगे। सभी परियों के मुंह से यह बातें सुनकर सिंड्रेला परी बहुत खुश होती है और फिर सभी परियां एक साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।